एग्जाम के लिए क्लास है। RUHS आपका एग्जाम लेगी BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड के अंदर जो सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल। कल जो बात की थी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, वो क्लास में हूबहू जो बताया था पेपर आएगा और आज भी जो अपन पढ़ेंगे आपके पेपर में वही चीज मिलेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अपन बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये एक यूरिनरी इमरजेंसी, कई बार इमरजेंसी भी हो जाती है। इसके अंदर जो है अपने अंदर ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली देखी गई है। इसके अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड वो क्या करती है, एनलार्ज हो जाएगी। समझते हैं कि BPH क्या है, BPH में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कैसे अपन इसको डायग्नोसिस करेंगे और किस तरीके से इसका जो करेंगे। तो BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया। तो बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या होती, एनलार्जमेंट हो जाती, बड़ी हो जाती, जिसकी वजह से ये देखिएगा एक 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम के जरिए आप समझिएगा किस तरीके से जो यूरिनरी सिस्टम है वो काम करता है। तो ये अपने देखिएगा इधर जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये वाली ग्लैंड कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, हमारे यूरिथ्रा को कंप्रेस कर दी, हमारे यूरिथ्रा को क्या कर दी, कंप्रेस कर दी, और जिसकी वजह से जो यूरिनरी रिटेंशन है वो हो गया। देखिएगा समझिएगा, ये अपनी किडनी है, किडनी अपना ड्रेन किस में डालती है, यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गया यूरेटर, ये हो गई किडनी। अब यूरिन जो है वो किसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर कैसे आएगा, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। इस यूरिथ्रा के, ये जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा के चारों ओर जो एक ग्लैंड पाई जाती है, इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको यूं बताऊं कि मान लीजिएगा ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा है, तो इस यूरिथ्रा के चारों ओर इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाएगी। अब बताइएगा इस ग्लैंड में यदि एनलार्जमेंट होगा या स्वेलिंग होगी या इसके जो टिश्यू है वो हाइपरप्लेजिक बढ़ेंगे, तो ये इस ट्यूब को क्या कर देगा, ये इस ट्यूब को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी, और जिसकी वजह से अब जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो पेशाब है वो आ नहीं पाएगा, और पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है ये फुल होता हुआ रहेगा। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो मेल में जब होती है, जब 5th डेकेड्स या 6th डेकेड्स, 50 से 60 साल की उम्र में जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। और 80 ईयर्स 80 साल के बाद लगभग हर मेल में, यानी कि अपन मेजॉरिटी कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। किसी में माइल्ड होती है, किसी में मॉडरेट होती है और किसी में सीवियर होती है। तो अपन बात करते हैं कि प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी क्या। अब बताइएगा इस डायग्राम से आप देखिएगा, तो जब भी ये ग्लैंड बढ़ेगी तो अपन जो है वो पेशेंट को इमरजेंसी में हमारे पास आएगा, तो कई बार जो है पेशेंट का बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो अपन फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर जो है पेशेंट का प्यूबिक एरिया, ये जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, जो प्यूबिक एरिया है, ये प्यूबिक एरिया क्या मिलेगा, एनलार्जमेंट मिलेगा। क्यों एनलार्जमेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें यूरिनरी रिटेंशंस हो गया, पेशाब भर गया, थैली बड़ी हो गई, और पेशेंट को कई बार ऐसे पेशेंट को पेट में भी प्रॉब्लम रहने लग जाती। क्यों, क्योंकि ये कंप्रेशंस मारती ऊपर की साइड, तो भूख ना लगना, जीआई डिस्टर्बेंस होना, या इस तरीके के बैक एक होना, बैक पेन होना, तो ये मोस्ट कॉमनली ऐसे पेशेंट में सिम्टम देखा गया है। और ऐसे पेशेंट को यूरिनरी जब वॉइड करेंगे, पेशाब को निकालेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करेंगे, वॉइडिंग करेंगे, तब उसका जो है वॉइड पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि उसका ड्रॉपलेट जो ड्रूलिंग है वो इस तरीके का देखा जाएगा, इनकॉन्टिनेंस वहाँ देखा जाएगा, हेजिटेशन जो है पेशेंट के अंदर रहेगा, और पेशेंट को हो सकता है कंप्लीट ब्लॉक भी हो जाए। कईयों को पार्शियल ब्लॉक होता है, धीरे धीरे कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट में आप इमरजेंसी में मान लीजिएगा जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत एनलार्जमेंट हो गया और इस यूरिथ्रा को पूरा कंप्रेस कर दी, तो आप जो है इमरजेंसी में उसके अंदर फोलिज कैथेटर भी नहीं डाल पाओगे। क्यों, ज़्यादा डालोगे तो फोलिज कैथेटर आगे नहीं जाएगा, और जबरदस्ती करोगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, ट्रोमा हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को अपन पर रेक्टली जाके उसको अपन रेक्टम से पीछे से जाके देखें। ये कोई आदमी खड़ा है, समझ लीजिए मेरा ही खड़ा, मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं, आगे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे क्या है, पीछे ये
रेक्टम वाला हिस्सा। तो अपन रेक्टल के थ्रू जाएंगे, ये प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, और इस रेक्टम के थ्रू जाएंगे और इस प्रोस्टेट में मसाज करेंगे। क्या करेंगे? मसाज करेंगे, और ये क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा रास्ता दे देगी, यानी कि पार्शियली थोड़ा सा ये खुलेगा और पेशाब बाहर आएगा। तो कई बार इमरजेंसी में अपन इसी तरीके से जो है पेशेंट को रिलीव करते हैं, ताकि उसका जो है यूरिनरी रिटेंशन जो है वो ठीक हो जाए। वो फाइल चला गया ना, कौन से फोल्डर में डाला? MSN लिखा हुआ है। MSN BPH। तो ये देखिए एग्जैक्ट ये डायग्राम देखिएगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगी? एनलार्ज होगी, और ऊपर से जो यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इससे जो पेशाब आने वाला रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। और ये पीछे की तरफ क्या है? रेक्टम। तो अपन पर रेक्टल जो है मसाज करेंगे, है ना, इसी तरीके से इसका ये जो है रिलीव होगा, फिर ये जो पेशाब है वो बाहर आएगा। तो इसी तरीके से समझते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो गया? एनलार्जमेंट हो गया, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रोमल टिश्यू। 50% मेल ओवर 50 ईयर्स, 90% मेल ओवर 80 ईयर्स। देखो इन्होंने बोला कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के हैं साइज बड़ी हो गई, हाइपरट्रोफी हो गई, नंबर ज्यादा बढ़ गए, हाइपरप्लेजिया हो गया। ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू है, जो सेल है, उसके सेल के नंबर क्या हो गए? बढ़ गए। या फिर स्ट्रोमल जो सेल है, इस स्ट्रोमल सेल के अंदर क्या हो गया? ये डिस्टर्बेंस हो गया, हाइपरट्रोफी हो गई। 50% जो केस है, 50% जो केस है वो 50 साल की उम्र में, यानी कि मान लीजिएगा इस क्लास में अब तुम 50 जने बैठे हो, तो 50 जने में बैठे, आगे जाके 25 लोगों को 50 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम होगी। एंड इन एवरेज, मतलब पूरे लोगों का एवरेज माना है, तुम लोगों को नहीं होगी, ज़्यादा चिंता मत करें। और 90% तुम लोगों को प्रॉब्लम कब होगी? जब तुम 80 साल के जियोगे। 80 साल के जियोगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो पहले ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना ये नॉर्मल मेल के अंदर जो है इसका इंसिडेंस है। अब देखिएगा, अब आप लोगों को कोई बोल दे कि भाई इस चीज का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? एज। क्या है? एज सबसे बड़ा कारण है। एज बढ़ेगी तो ये बीमारी क्या है? आगे बढ़ेगी। तो ओल्ड लोगों में या एल्डरी पीपल के अंदर जो है ये प्रॉब्लम मोस्टली देखी जाती है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड्रोजन। प्रोस्टेटिक जो एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया। कहाँ पे? इस ग्लैंड पे ज्यादा जो इस एंड्रोजन के रिसेप्टर्स है यहाँ जाके एक्यूमुलेट हो गए, तो भी ये ग्लैंड क्या हो जाएगी? ये ग्लैंड जो है बड़ी हो जाएगी। ऐसे इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाना लोकली प्रोस्टेट ग्लैंड पे, तो ये प्रॉब्लम जो है और ज्यादा होने का खतरा है। या फिर इसको स्टिमुलेशन करती है। कौन स्टिमुलेशन करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ज्यादा स्टिमुलेशन करता है। इनके एस्ट्रोजन हार्मोन का स्टिमुलेशन ज्यादा रहेगा तो ये प्रॉब्लम भी ज्यादा रहेगी। लोकल ग्रोथ ऑफ हार्मोन एक्शंस। लोकली वहाँ पे जो हार्मोन का एंड्रोजन का बनना या उसका एक्यूमुलेशन होना और भी उस प्रॉब्लम को जो है बढ़ाता है। ये जैसे डायग्राम में आप लोगों को दिखा रखा है। तो ये सारी इसकी क्या है? ईटियोलॉजी। ये ईटियोलॉजी इसको प्रभावित कर दे। कुछ खतरे भी है। कुछ क्या है? खतरे भी है कार्तिक। कौन से खतरे हैं ये देख लीजिएगा। पहला है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी को पारिवारिक दिक्कत है कि भाई दादा को भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, पापा को भी प्रोस्टेट की थी, तो तुम लोगों को भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है फैमिली हिस्ट्री भी है। दूसरा एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंट यदि अच्छा नहीं है, यानी कि आपका एनवायरमेंट जो है वो अच्छा एक्सरसाइज नहीं करते हो, अच्छा डाइट नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट है, या आपने डाइट के अंदर सैचुरेट फैटी एसिड ज़्यादा है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको में भी हो सकती है। एक्सरसाइज कम कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? एल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो। एल्कोहल कंजप्शन इसको बीपीएच को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये एक रिस्क फैक्टर है, यानी कि ये किसी में है और उसका हिस्ट्री भी है, उसका एज भी ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा जल्दी होगी। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम में बात करते हैं। एक में तो पेशाब बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और एक क्या कर रहा है? इरिटेंट करता है। कई बार पेशाब में क्या होती है?
नॉर्मली आप जब वॉइड करते हो तो कई बार हर एक लोगों में कॉमन पाया जाता है, कई बार जो अपन ऐसी डाइट लेते हैं या पानी कम पीते हैं तो थोड़ा सा पेशाब में क्या होता है, इरिटेशंस होता है। तो एक इरिटेशंस पहले होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस दोनों में समझते हैं, जब ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया तो रिड्यूस फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम। तो ये जो पेशाब की अपन जो वॉइड करेंगे, पेशाब करेंगे तो पेशाब आएगा नहीं उसकी कोई धार भी नहीं आएगी। क्यों? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि यूरिथ्रा को क्या कर दिया उसने, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ वॉइड, पेशाब को चालू करने में भी क्या है, दिक्कत रहती है। और इंटरमिटेंसी, बीच में भी रुक सकता है और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रिबलिंग हो सकती है एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, इनकी उसने पेशाब करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पेशाब उसकी गिर रही है, इनकी उसका पेशाब का भी कंट्रोल उसके पास में नहीं है। इरिटेटिव जो पॉइंट है, इरिटेटिव का मतलब बार बार उसको फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी कि उसको हर वक्त लगेगा कि मुझे पेशाब करना है, हेजिटेंसी रहेगी। कई लोग होते हैं ना कि भाई रुको, बस चालू होने से पहले ही क्या मैं पेशाब करके आ जाता हूँ, सब काम चालू करने से पहले क्या है थोड़ा पेशाब करके आ जाता, क्योंकि उसको हेजिटेशंस रहती है, कहीं बस चलेगी या फिर हम इस काम में बिजी रहेंगे तो भी है। क्लास शुरू होने से पहले तुम लोगों को भी मैंने बोला कि भाई पेशाब किसको आ रहा है, पानी वानी पीना, पी के बैठे। डिसयूरिया होगा, डिसयूरिया ब्लेडर पेन हो सकता है, डिसयूरिया डिफिकल्टी इन यूरिनेशंस के अंदर हो सकती है, ब्लेडर के अंदर पेन हो सकता है, और पेशेंट्स को नोक्चूरिया हो सकता है। नोक्चूरिया का मतलब है नाइट में जो है पेशेंट को जो है पेशाब अंदर भी आ जाती है, या बार बार जो है इसकी वजह से पेशाब के डर की वजह से या पेशाब ज़्यादा आने की वजह से उसको रात में नींद डिस्टर्ब होना, उसको बोलते हैं नोक्चूरिया। इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, और इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है प्रेजेंट रहेगा। तो ये इरिटेटिव है, ये इनकी इरिटेशंस कर रहे हैं, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव साइन एंड सिम्टम है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में, और बीपीएच क्या है। अब देखिएगा कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अब कॉम्प्लिकेशंस का मतलब प्रॉब्लम तो हुई है, पर इस प्रॉब्लम को यदि अपन सही से हैंडल नहीं करें, या कई पेशेंट्स के अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कौन कौन से जो है इस बीपीएच की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशंस। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशंस का मतलब है कि अब देखिएगा ये पेशेंट जो इसका जो किडनी है, अब इस किडनी में से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, और जाके किस में कलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लेडर में, और ये यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है। तो यूरिन क्या हो रहा है, यूरिन यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये धीरे धीरे वापस किस में जा सकता है, किडनी में। तो किडनी को और ज्यादा क्या करेगा, डैमेज करेगा, इनकी यूरिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उससे इन्फेक्शंस बढ़ जाएगा, इससे किडनी का लोड बढ़ जाएगा। ये सारी जो प्रॉब्लम है, और एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी टू यूटीआई। सेकेंडरी यूटीआई हो जाएगा इनकम्प्लीट ब्लेडर एम्प्टी, और इसकी वजह से पूरा जो पेशाब का ये ब्लेडर है ये भी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है यूरिन बचा जाएगा। अब पड़ा पड़ा पेशाब पथरी भी कर सकता है ना, स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है जो यूरिन है वापस जा रहा है, और अब किडनी के अंदर यूरिन का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, अब इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। तो पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, और ब्लेडर डैमेज भी हो जाता है। कई बार जो है ब्लेडर में ज्यादा पेशाब रहने की वजह से ब्लेडर जो है वो परफोरेट भी हो सकता है, रप्चर भी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, ये इस बीमारी की वजह से क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है पेशेंट्स में दिख सकते हैं, ये मोस्टली तब दिखते हैं जब उसको अपन अर्ली जो है उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करते हैं, या फिर डिजीज का प्रोग्रेसिव क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब इस बात को पता कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से इस पेशेंट में पता लगेंगे कि इसको बीपीएच ही है। तो देखिएगा सबसे जो बढ़िया तरीका है वो पेशेंट खुद हिस्ट्री बताएगा। क्या बताएगा, हिस्ट्री, है ना। जैसे अभी हम जब जहाँ काम करते थे तो एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले वो बोला कि डॉक्टर साहब आपने जब ऑपरेशन किया उससे पहले बहुत पेशाब करता था मैं, अब वापस आया फॉलोअप केयर में, तब उसने बोला कि अब तो मुझे पेशाब भी नहीं आ रहा है, कम आ रहा है पेशाब। आपने ऐसा कैसा ऑपरेशन कर दिया जो पेशाब कम हो गया मेरा, खूब पानी भी पीता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जब तू पेशाब करता था ना पहले, तो तेरे को पेशाब ज्यादा इसलिए लगती थी कि वो पेशाब आता नहीं था, रुक रुक के आता, तू काफी देर तक वहां बैठा रहता था। अब क्या तेरा रास्ता खुल गया तो एकदम से तू पूरा पेशाब वॉइड कर रहा है, इसलिए तेरे को कम लग रहा है,
और भी तेरे को कम ज़्यादा लग रहा है तो मेजरमेंट कर ले। क्या कर ले? मेजरमेंट कर ले। तो पेशेंट हिस्ट्री बताएगा कि पहले उसको जो पेशाब करने में हेजिटेशन थी, ऑब्स्ट्रक्शन था, एब्डोमन लोअर एब्डोमन पेन था, बैकएक था, इरिटेशन था, या फिर अपन उसका जो एज है उसके हिसाब से अपन पता करेंगे। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, सबसे पहले मैंने बताया आप डिजिटली पेशेंट को रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। डिजिटली का मतलब क्या है? मैंने बताया ये यूरिनरी ब्लैडर है, अब ये यूरिथ्रा है, ये आ रहा है यूरेटर्स आ रहे हैं किडनी से, अब ये क्या है? ये वाला एरिया रेक्टम एरिया। तो अपन इस रेक्टम एरिया से अपन पर फिंगर डालेंगे और इधर से अपन क्या करेंगे? इसको फील करेंगे, इस प्रोस्टेट को क्या करेंगे? फील करेंगे। यदि प्रोस्टेट छोटा मटर जैसा फील हो रहा है, पी शेप का हो रहा है और बिल्कुल ना ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो इसका मतलब प्रोस्टेट छोटा सा प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं। बड़ा एनलार्ज हो गया और बिल्कुल फर्म हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? बीपीएच हो गया। तो ये अपन इसको डिजिटली रेक्टल एग्जामिनेशन करके इस प्रोस्टेट को फील कर सकते हैं। और मैंने बताया था मसाज भी करके इमरजेंसी में जो है यूरिनरी रिटेंशंस को अपन रिलीव करते हैं। तो ये चीज अपन करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशंस करेंगे। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशंस के लिए पेशेंट्स को अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे या सिम्स लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और एग्जामिनेशंस ग्लव जो है अपन पहनेंगे, लिग्नोकैन जेली का इस्तेमाल करेंगे और अपन जो है फिंगर जो है पेशेंट के अंदर डाल के उसको जेंटली अपन फील करेंगे। तो ये एक टेस्ट है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशंस। यूरिन एनालिसिस, यूरिन का भी एनालिसिस करेंगे, यूरिन का पीएच देखेंगे, कलर देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे और बाकी अपन आरएफटी वगैरह भी करवा सकते हैं। क्या पता हाइड्रोनेफ्रोसाइटिस या नेफ्राइटिस हो रखा है तो उस पेशेंट में कल्चर टेस्ट भी करवा सकते हैं उस डिजीज का पता लगाने के लिए, और नॉर्मल जो रूटीन यूरिन एनालिसिस भी करवा सकते हैं। सीएस का मतलब कल्चर टेस्ट भी करवा सकते हैं। एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं पीएसए। पीएसए का मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एंटीजन बताता है कि इसका लेवल यदि हाई है तो प्रोस्टेट एनलार्ज होने का जो है वो इंसिडेंस क्या है? हाई। तो पीएसए जो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट भी अपन करवाएंगे। अगला जो है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। देखो आजकल क्या है कि अब ये जो है वो स्किलफुल है या कई बार जो है पक्का राइट भी नहीं होता है ना, क्योंकि अच्छे से अपन को उस चीज को फील नहीं कर पाते हैं। और इसमें अपन सोनोग्राफी कर सकते हैं। सबसे अच्छा क्या, इधर से अपन क्या डालेंगे? प्रोब डालेंगे और इस प्रोब से फिर क्या कर देंगे? इधर का पूरा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी किस रास्ते से कर रहे हैं? अपन रेक्टम के रास्ते से करें। तो रेक्टम के अंदर जो है अपन इसी तरीके का स्पेसिफिक जो है वो अल्ट्रासाउंड का मशीन रहता है, उसको अपन इंसर्ट करेंगे और उसके अंदर की सोनोग्राफी करेंगे। ऊपर से भी कर सकते हैं, पर एब्डोमिन भी कर सकते हैं, पर कुछ केसेस के अंदर जो है अपन रेक्टली ही करेंगे। यूरोफ्लोमेट्री, देखें यूरोफ्लोमेट्री भी टेस्ट करते हैं। यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट का मतलब एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन के अंदर क्या करते हैं? पेशेंट को बोला जाता है पेशाब करो। इसमें देखा जाता है उसका कितना स्ट्रीम है, दार कितना लंबा जा रहा है। तो एज बढ़ने के साथ स्ट्रीम भी कम होती है ना, स्ट्रीम भी कम क्या होती है? दार भी कम होती है। तो यदि उसका जो है फ्लो कम रहेगा, स्ट्रीम कम रहेगी, तो उसको क्या है? रिस्क ज़्यादा है। मान लो एक का स्ट्रीम जो है वो यहाँ है तो अच्छा है, यहाँ है तो कम अच्छा है, यहाँ है तो और ज़्यादा, इस पेशेंट की बिल्कुल कम रहेगी। तो ये इस तरीके से अपन यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करते हैं। अगला है मेजर पोस्ट वोइडल रेजिडुअल यूरिन। अपन देखेंगे पेशेंट ने वोइड किया, वोइड का मतलब पेशाब किया है, पेशाब करने के बाद में अंदर कितना पेशाब रह रहा है उसका पता लगाएंगे। वो कैसे पता लगाएंगे? अपन पहले पेशेंट को वोइड करने को बोलेंगे, उसके बाद में अपन क्या इंसर्ट करेंगे? फोलिज कैथेटर इंसर्ट करें। फोलिज कैथेटर से जो चीज आ जाएगी फिर अपन देखेंगे कि भाई इसके पीछे तो बहुत पेशाब बचा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या है? अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है। सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी करेंगे। सिस्टोस्कोपी का मतलब है अपन एक फाइब्रो ऑप्टिक कैमरा लगा हुआ है, वो यूरिथ्रा मीटर से अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर के इमेज को अपन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। तो ये सारे टेस्ट इसके अंदर करेंगे। सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सारे टेस्ट जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसको हाउ टू मैनेज। तो देखिएगा बड़ा जो अपना गोल है वो है रिस्टोर ब्लैडर ड्रेनेज। भाई अपना लक्ष्य क्या है? पेशाब जो है वो चलता रहे, बराबर खाली हो जाए, और ये अपना जो है मेन जो गोल है। तो रिस्टोर ब्लैडर ड्रेनेज, वापस से उसको रिस्टोर किया जाए। रिलीव साइन एंड सिम्टम, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव हो
या इरिटेंट हो, बर्निंग सेंसेशन हो, हेजिटेशंस हो, कोई तरह की जो प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिलीव हो जाना चाहिए और प्रिवेंट दी कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी करना है और उस कॉम्प्लिकेशंस को हमें क्या करना है, रिलीव करना। जैसे कॉम्प्लिकेशंस अपने क्या बताए थे, कॉम्प्लिकेशंस बताए थे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो सकता है, इसी प्रकार यूरिन रिटेंशंस हो सकता है, रीनल स्टोन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। तो इस यूटीआई वगैरह को मैनेज करें और इसको आगे ट्रीटमेंट दें। नॉर्मली यदि ट्रीटमेंट टेबलेट से, मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, पहले अपन मेडिसिन देके उसको देखेंगे और फिर अपन नहीं होगा तो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो 3 तरीके के नर्सिंग में मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। अगला जो है कंजर्वेटिव मोड्स, क्या क्या कंजर्वेटिव जो है मोड्स हैं जिससे अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लिया अपन वेट एंड सी अप्रोच, अपन सबसे पहले इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे कि अभी ऑपरेशन करो। यदि पेशेंट को अपन ने उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर दिया है, यानी कि उसको अपन ने फोलिज कैथेटर लगा दिया है, पेशाब कर रहा है रूटीनली, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन वेट करेंगे थोड़े दिन में वो ठीक हो जाए। उसका डाइटरी पैटर्न अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। डाइट के अंदर अपन क्या देखेंगे, डिक्रीज कैफीन, कैफीन जो है वो अपन क्या रखेंगे, वो कम रखेंगे, कैफीन की मात्रा कम रखेंगे। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स डाले जाते हैं, कई सारी जो मिठाई है या किस तरीके के सारे जो फूड है, आर्टिफिशियल स्वीटनर को और हाई कैफीन को अपन क्या कर देंगे, कम क्या कर देंगे, पूरा अवॉइड ही कर देंगे। लिमिट स्पाइसी एंड एसिडिक फूड, जिसमें ज़्यादा स्पाइसी फूड है या ज़्यादा एसिडिक फूड है उसको अपन क्या कर देंगे, अवॉइड करेंगे। अवॉइडिंग मेडिकेशंस, जैसे कई सारी मेडिसिन है डीकंजेस्टेंट है, यानी कि किसी चीज़ों को डीकंजेस्टेट करती है, क्या पता वो वहाँ भी अपना काम कर रही है, तो डीकंजेस्टेट चीज़ों को बंद कर देंगे। एंटी कोलेर्जेनिक भी क्या करती है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शंस करती है, इसको भी बंद कर देंगे। रेस्ट्रिक्टिव इवनिंग फ्लूइड इंटेक, ज़्यादा रात के अंदर जो है उसको पानी पीने को नहीं बोलेंगे, नाइट में जो फ्लूइड है वो थोड़ा कम देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ये सारी जो अप्रोच है ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। इस अप्रोच से भी अपन वेट एंड वॉच करेंगे और तो पेशेंट क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। और साथ में मेडिसिन यदि देनी है, मेडिकल मैनेजमेंट करना है, तो अपन पेशेंट को 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर जो है ग्रुप की दवा देंगे। कौन सी दवा देंगे, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर फेनेस्ट्रिडेट, अल्फा एड्रोजेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी अपन देंगे। हर्बल थेरेपी भी देंगे, जैसे सो पालमेटो है, ये देख रखा है, हर्बल थेरेपी भी इसमें क्या करती है, अच्छा इसका इफेक्ट देखा गया है रिसर्च के अंदर। तो ये अपन मेडिकली पेशेंट को करेंगे। बड़ी बड़ी मैं बात बताऊं आपको, तो ये हो किस लिए रहा है भाई, एंड्रोजन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एंड्रोजन ज्यादा हो रहा है, तो अपन ऐसी दवाई देंगे जो एंड्रोजन को क्या करे, इनिबिट करे, उसका लेवल क्या करे, कम करे, डिक्रीज करे। इस ग्रुप की अपन जो है पेशेंट को दवाई देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन इसको क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट तब करेंगे जब अपना मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो गया, फेल हो गया, ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, पेशेंट को लंबे समय से प्रॉब्लम है। तो सेवरल अप्रोच कैन बी यूज टू रिमूव द हाइपरट्रोफिड पोर्शंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड एनलार्ज हो गई है, अब इस एनलार्ज को छोटा करने के लिए या इसको काटने के लिए कई सारे मेडिकल अप्रोच है। जैसे पहला है ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शंस ऑफ द प्रोस्टेट, जिसको अपन बोलते हैं TURP। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि TURP क्या है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अपन क्या करेंगे, अपन यूरिथ्रा के रास्ते से जाएंगे और उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। किस तरीके से, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिथ्रा, और ये हो गया प्रोस्टेट, क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। तो इस रास्ते से अपन जो है, इस रास्ते से स्कोप डालेंगे, स्कोप डाल के अपन कैमरा गाइडेड, अब इसके आगे स्कोप भी लगा हुआ है, आगे सर्जन जो है वो इस तरीके के डिस्प्ले के अंदर जो अंदर की चीज जो है बाहर उसको शो हो रही है, और इधर से जो प्रोस्टेट बड़ा है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रखा है, इस कंप्रेशन को बीच में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको बोलते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल। किसके थ्रू जा रहा है, यूरिथ्रा के थ्रू जा रहा है ना, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शंस, इनकी काटना, किसको काटना, प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो ये TURP प्रोसीजर करते हैं। और कई बार ब्लडर में कोई तरह का ग्रोथ है तो इसको बोलते हैं TURBT, यानी कि अपन ब्लडर को जो है कट करेंगे। तो TURP अपन जो है करेंगे, ये क्लोज है, ओपन का मतलब क्या, खोल के करेंगे।
ये ट्रीटमेंट कैसा है, इसमें पेशेंट को कोई तरीके का अपन ने पेट को खोला नहीं है ना, यूरिथ्रा के रास्ते से ही अपन जो है अंदर गए। अब यदि कई बार बड़ा होता है, ऑपरेशन इससे नहीं होता है, तो पेशेंट को अपन ओपन करते हैं। कहाँ इंसिजन लगाते हैं, सुप्रा प्यूबिक एरिया पे। ये जो नीचे वाला एरिया है इसको बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक एरिया। सुप्रा प्यूबिक एरिया पे अपन क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे और इसको प्रोस्टेट को बाहर निकाल देंगे, प्रोस्टेक्टोमी बोलते हैं। या फिर पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, पेरिनियल एरिया से अपन जो है करेंगे, या रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी यानी कि रेट्रो पार्ट से करेंगे, पीछे वाले पार्ट से करेंगे। ये बात बताता है किस अप्रोच से आप है या कहाँ पे इंसिजन लगा रहे हो, उस इंसिजन के हिसाब से ये अलग अलग टाइप बताए। तो ये इस तरीके के अपन सुप्रा प्रोस्टेक्टोमी करते हैं, ऊपर से ये प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। जैसे ये डायग्राम में बता रखा है, क्या बता रखा है, सुप्रा प्रोस्टेक्टोमी इज वन मेथड ऑफ द रिमूविंग ऑफ द ग्लैंड थ्रू ए एब्डोमेन इंसिजन। पेट पे अपन चीरा लगाएंगे सुप्रा प्यूबिक एरिया पे। इंसिजन इज मेड इनटू द ब्लेडर, ब्लेडर पे अपन इंसिजन लगाएंगे एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम एबो। उस ब्लेडर के बाद उसको हटा के फिर इस ग्लैंड को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसको बोला सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। ये हो गया पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, पेरिनियल एरिया से करेंगे। पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी involve removing the gland through an incision in the perineal. This approach is practical when other approach are not possible and useful for open biopsy. ये प्रोसीजर उसमें करते हैं जिसमें ये प्रोसीजर